नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी एसएससी जीडी 2023-24 वाली भर्ती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो है आपका जीके जीएस वाला सब्जेक्ट, और साथ में इसमें आपकी करंट अफेयर भी है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में 40 में से 35 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो, 35 प्लस नंबर आप कैसे ले सकते हो, इसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और फिर मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हम आपको यहां पर करवा रहे होंगे। अगर आपका फौजी बनने का सपना है तो इस वीडियो को बहुत जरूर देखना, पूरा जरूर देखना। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले तो किस तरीके से आप टारगेट लेके चल सकते हो 35 प्लस का। आप सभी जानते हो कि जीके में 35 प्लस स्कोर करना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक हमारा जो टारगेट है वो बड़ा नहीं होगा, अगर मान लो आप 25 का टारगेट लेके चलोगे, ठीक है, तो फिर 25 भी नहीं आएंगे तो 20 आएंगे, तो फिर तो कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। तो अपना टारगेट है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 40 में से 40 का टारगेट ले लो। कुछ स्टूडेंट बोलने वाले हैं अभी कमेंट सेक्शन में कि सर जी हम तो 40 का टारगेट लेके चलेंगे। जब ये चीज पता ही है कि पूरा स्कोर नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा लो ना जिसको अचीव करने में ये लगे कि हाँ इसको अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव करना पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपका सपना है फौजी बनने का और फौज की खाकी वर्दी पहनने का तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सबसे पहले मोटिवेशन से हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं, और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मोटिवेट रहोगे तो पूरा दिन पढ़ने का मन करेगा। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में मोटिवेट करता हूं। क्या है कि जब लोग हार मान लेते हैं, जब लोग हार मान लेते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो सफलता के कितने करीब थे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो अपना लक्ष्य उन्होंने बनाया हुआ है ना, जो उनका एम है उस तक वो पहुंचने वाले ही होते हैं, बस थोड़ी सी कदम पीछे हटा लेते हैं। बस अगर 2 कदम और चल लेते तो उनको सफलता मिल जाती। 2 घंटे और मेहनत कर लेते डेली, 1 घंटे और मेहनत कर लेते डेली तो उनको सफलता मिल जाती, लेकिन वो पीछे कदम हटा लेते हैं कि मेरे बस की बात नहीं। आपको ऐसे नहीं सोचना है, अपने कदम को आपको आगे बढ़ाते हुए चलना है और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से 35 प्लस स्कोर किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है। आपको ये 7 है ना, आपको ये 7 पढ़ने हैं। ये जो 7 चैप्टर समझ लो, आप इनको टॉपिक समझ लो, आप इनको सब्जेक्ट समझ लो, जो भी आपका दिल करे आप समझ सकते हो। वैसे तो आपको पता ही है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन अगर जीके जीएस के अंदर ये सब्जेक्ट है। एक आपको पढ़ना है हिस्ट्री, दूसरा आपको पढ़ना है पॉलिटी, तीसरा आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, चौथा हो गया साइंस, 5वां स्टैटिक जीके, फिर इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। ये 7 आपको पढ़ने हैं, और इन 7 में 2021-22 में और 22-23 में वेटेज क्या रहा था क्वेश्चंस का, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये 25 क्वेश्चंस में से वेटेज है और ये वाला 20 क्वेश्चंस में है, क्योंकि पहले क्या आते थे 25 क्वेश्चंस आते थे, अभी कितने आने लगे हैं 20 क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो थोड़ा सा ये कम लग रहा है ना, तो इस वजह से है। आप यहां पर देखो स्टैटिक जीके वो अच्छे खासे लेवल की आती है। इकोनॉमिक्स की बात करें जिसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी तो आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, इनसे तो आते ही आते हैं। करंट अफेयर है, इसमें भी 1 से 4 क्वेश्चंस, 3 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर आपको लगता है कि सर जी ये तो बता दिया, और ये तो मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होगा कि सर जी हमें ये पढ़ना है, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, अगर ये भी हमें पता चल जाए ना तो सर जी और मजा आ जाएगा। और बाकी तो आप जो आगे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है उससे हमें आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इनको बार बार रिपीट करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो स्टैटिक जीके के मैंने वो टॉपिक्स आपके लिए लिख दिए हैं यहां पर
जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, या बोल सकते हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी ये 10 चैप्टर है जिनसे स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो आ रहे होते हैं। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। उसके बाद दूसरा बात करें, इनको नोट कर लेना, जो भी आपकी स्टडी टेबल है, अगर नहीं है जहां पर भी पढ़ते हो अपनी नोटबुक में दीवार पे लगा लेना और इनको टिक करते हुए चलना कि मुझे ये पढ़ना है और ये मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो ये आपके 11 चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इनको नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद दूसरा आगे क्या अपना पॉलिटी है। पॉलिटी से अगर ये 8 आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे संसद है, आप सभी को पता है कि संसद से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। फिर आपका अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, आपको पता है कि अनुच्छेद कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन आया हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पेपर में नहीं आएगा। और वैसे तो बड़ी मेहनत से ये निकाले हैं, ठीक है, तभी आपको ये दिख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पे। उसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल से कौन से आते हैं, ज्योग्राफी से है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये 9 टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्टली यहीं से बनते हैं। सबसे ज्यादा का मतलब है कि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, तो ये है, ठीक है। और बाई चांस आपको पता है तभी मैंने 40 का टारगेट नहीं दिया, 35 प्लस का दिया है, क्योंकि पता नहीं 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं हर बार कहीं से भी बना देती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम, इस बात को नोट कर लेना, उसका नाम क्या है भाई, रुक जा यार तू, ठीक है, उसका नाम क्या है, एसएससी है। और एसएससी को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाती है। और स्पेशली जीके की बात करें तो उसमें तो बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको ये 6 पढ़ने हैं, ठीक है, और इसी से आपका कवर हो जाता है। उसके बाद क्या है, साइंस है। आपको पता है कि साइंस का वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन उनमें जो भी टॉपिक है जिनसे आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आप इनको पढ़ सकते हो। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इनमें स्कोर करना है। और करंट अफेयर मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। तो करंट अफेयर के ये 10 टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा आते हैं। और उसके अलावा पहले तो 6 महीने की बोलते थे, लेकिन अब 1 ईयर की क्या करनी है, आपको करंट अफेयर पढ़नी है। ये टॉपिक्स तो आपको अलग से पढ़ने हैं, इसके अलावा 1 साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, बेस्ट, आप मंथली करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक है, मंथली करंट अफेयर पढ़ लो, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। ये मेरा मानना है भाई, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये बेस्ट रिवीजन होता है, बेस्ट सारी चीजें हो जाती है, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो ये तरीका है, ठीक है। तो ये मैंने सारे बता दिए हैं। जिसको भी डाउट था कि सर जी हिस्ट्री में कौन से पढ़ने हैं, पॉलिटी में कौन से पढ़े, ज्योग्राफी में कौन से पढ़े, सभी का मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। तो आप इनको पढ़ सकते हो, और इनको पढ़े लोगे तो जो 35 प्लस का टारगेट है उसको स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस फिर इनको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते रहना, बात बन जाएगी। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर है, उनसे आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनसे समझ सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीके में समझना, तो आप उससे समझ सकते हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, चाहे आप हैंड रिटन नोट्स की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट जो डिमांड करते रहते हैं कि सर जी हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते रहते हैं सर जी हमें प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है वो पीडीएफ हमें चाहिए, ठीक है। टॉपिक्स के लिए हमें, टॉपिक्स का हमें रिवीजन करना है, उसके लिए हमें पीडीएफ चाहिए। तो ये सारी की सारी पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा देता हूं। और टेलीग्राम चैनल का जो क्या नाम है, परवीन कटारिया क्लासेज के नाम से मिल जाएगा, जिसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है, कि कैसे आते हैं और कितने आप कर पा रहे हो। देखिए आगे जो ये क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी AK चौधरी सर सोल्व करवाएंगे। इन क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है, और खुद भी सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट में देखना कि आप कितने कर पा रहे हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पॉलिटी में कमजोर हो, हिस्ट्री में स्कोर नहीं होता, किस में नहीं होता, ये आपको पता चल जाएगा। साथ में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो किस तरीके की है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और बेस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं अब आगे आपको AK चौधरी सर करवाएंगे,
ठीक है, तो इस क्लास को पूरी जरूर देखना, इसको कंप्लीट कर लेना आपको, ठीक है। तो अब AK चौधरी सर को माइक देते हैं और वो आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और फिर बता रहा हूं, PDF वगैरह के लिए अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इस क्लास को पूरा जरूर देखना। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको सोल्व करवाने वाले हैं। और जो भी आपका डाउट रह जाता है किसी भी चीज को लेकर, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है। जो भी आपकी डिमांड है वो आप कमेंट करना, हम उसको जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू। तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पर्सन है, पिछले वर्ष एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सबको हम यहां पर बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो पूरा देखना वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है और समझ में आने वाला कि किस प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सभी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। प्रश्न को ध्यान से देखना, फिर आते हैं हम उसके आंसर पर। पहले प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो अब सोचिए आप कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आपने पढ़ा है तो आपको आंसर भी पता है, और यदि आपने अब तक ऐसा नहीं पढ़ा, प्रश्न नहीं देखा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना, आराम से समझ में आएगा और ये पूरा जो आंदोलन है इसके बारे में यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, खुदाई खिदमतगार जो अहिंसक आंदोलन है, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, राइट होगा। जो हमारा पहला टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। हमें पहले क्या करना है, प्रश्न का जो आंसर है वो निकालना है कि आंसर क्या है। अब यहां पर बात करें कि इस आंदोलन के बारे में, तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में। इस आंदोलन की जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन यह आंदोलन भी क्या था, अहिंसक था, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी का जो अहिंसकवादी विचारधारा थी उससे प्रभावित थे। तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इनको 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम बात कर रहे थे इस आंदोलन की। तो इस आंदोलन के बारे में देखिए, एक आपकी डेट है 23 अप्रैल 1930। ये 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की। बात करें 23 अप्रैल 1930 को, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे और उनके जो सहयोगी नेता थे, उन्होंने एक सभा में भाषण दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था। क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर इनकी गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी होने से क्या हुआ कि उसी दिन की बात करें तो पेशावर के निकट, किसके निकट, पेशावर के निकट एक आपका बाजार था, ठीक है, किस्सा ख्वानी बाजार। उस बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग। क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर अंग्रेज पहुंच गए। उन्होंने उस सभा को भंग करने की कोशिश की, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं उठे। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि उस बाजार में उन्होंने अपनी गाड़ियां अंदर ले गई और जनता को बुरी तरीके से यहां पर कुचल दिया गया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिससे यहां पर क्या हुआ, बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको फ्रंटियर गांधी कहा था। गांधी जी के एक दोस्त थे, उन्होंने इनको फ्रंटियर गांधी की संज्ञा दी थी। 1929 में इस आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत
हुई थी। अब यहां पर बात की थी शुरुआत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की। अब बताइए इससे संबंधित कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको नहीं आता हो? कुछ भी नहीं है। जो भी इस आंदोलन से संबंधित पॉइंट थे वो सब मैंने बताए। जो खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड थे वो भी हमने यहां पर बात की कि कौन कौन से पॉइंट इनसे संबंधित है। अब देखिए, अब यहां पर यदि हम बात करें, आंसर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए सर सैयद अहमद खान, यहां पर एक ऑप्शन दिया गया सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में बात करें तो ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तन है। क्या है? अलीगढ़ आंदोलन का जो प्रवर्तन किया था वो किसने किया था? इन्होंने किया था अलीगढ़ आंदोलन का। ये जरूर ध्यान रखना। कब किया था? 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कांग्रेस को सरवण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर उसका चरित्र निरूपण किया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर लिख लीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। क्या किया था? कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया। चरित्र निरूपण किया। क्या कहा? सरवण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, सरवण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। आई बात समझ में? किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। यदि आपसे ये न पूछे कि सरवण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा, ये नहीं पूछता है तो पर्सन एग्जामिनर ये बनाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया, या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा ये वाक्य किसने कहा? सरवण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। आई बात समझ में? आपका प्रत्येक डाउट जो इस पर्सन से रिलेटेड था, जो शुरुआत में आपने दिमाग में आया, वो सब यहां पर क्लियर हो चुके होंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट जो है वो आपका क्लियर होने वाला है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित एक पार्ट हमारे संविधान में, उस पार्ट की बात करें तो वो पार्ट कौन सा? आपका भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3। देखिए आप भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना, और आप पढ़ते भी इसी को हो, पढ़ते भी इसी पार्ट को, क्योंकि इसको पढ़ने में भी आपको मजा आता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 3 में क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद है 12 से 35 तक। क्या है? मौलिक अधिकार। सबसे पहले प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से ग्रहण किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में, यदि मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। अब आप सोच रहे होंगे एक कहां गया? एक था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 के में। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 300 के में। अब आपके कितने हो गए वर्तमान में मौलिक अधिकार? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। अब इन 6 मौलिक अधिकारों को यहां पर देखिए आप। पहला आपका समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो मौलिक अधिकार है आपका, वो आपका शिक्षा एवं चौथा कौन सा आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा लिखना है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा छठा? छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये कौन सा आपका छठा है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 के बारे में हमने चर्चा की। पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। अब यहां पर आर्टिकल की बात करें तो समानता का अधिकार आपका आता है 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन सा है? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से 22 तक। फिर तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका है 23-24 में। किसमें? 23-24 में। इसके बाद आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका यदि आर्टिकल की बात करें तो 25 से 28 में। किसमें है? 25 से 28 में। इसके बाद आपका आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये आपका है आर्टिकल 29 से 29-30 में। और लास्ट आता आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में। अब यहां पर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं। अब समानता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 14 से 18। कितने हो गए? 5 हो गई। अब इस 14 से 18 में दिया क्या गया है? देखिए, अनुच्छेद 14 की हम बात करें, क्योंकि समानता का अधिकार हमारा प्रश्न है तो इससे संबंधित कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका छूट जाए। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। लिखिए, विधि के समक्ष समानता किसमें है? आर्टिकल 14 में। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। के आधार पर क्या है? विभेद प्रतिषेध है। किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद क्या है? प्रतिषेध। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अवसर की समानता किसमें है? आर्टिकल 16 में। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 17, जिसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। तो ये था आपका समानता का अधिकार 14 से 18। 5 आर्टिकल हैं, 14 आर्टिकल जिसमें लिखा गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब जो कानून है सभी के लिए समान होगा। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर जो विभेद है वो प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो यहां पर आपका जो प्रश्न है वो समानता वाला, कितने आर्टिकल हैं? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यहां पर होगा आपका आंसर ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। कितने हो जाएंगे? 5। 14, 15, 16, 17, 18। अरे ऐसे गिन लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए? 5 आर्टिकल हो गए। तो आपका प्रश्न नंबर 2 क्या हो गया यहां पर? सही। इसके बाद चले अगले प्रश्न पर। भारतीय शहर की पहली
पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई? देखिए, भारतीय शहर की, ध्यान से देखना प्रश्न को, किसकी पूछ रहा है? भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? पहले आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, हेनरी वाल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा। अब बात आती है, ये तो था भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किसके द्वारा की गई? हेनरी वाल्टन के द्वारा की गई। अब पॉइंट आता है कि भारत में पहली आधिकारिक जनगणना, पहली आधिकारिक जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के शासनकाल के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के शासनकाल के समय 1872 में भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। इसके बाद बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत में जो हुई थी वो आपकी 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो हमारी जनगणना हुई थी कब? 2011। कब हुई थी? अब 2011। उसमें एक आदर्श वाक्य था, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जो जनगणना है उसका आदर्श वाक्य था। फिर से देखिए यहां पर कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जनगणना, आधिकारिक जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई थी। इसके बाद स्वतंत्र भारत की बात करें तो प्रथम जनगणना स्वतंत्र भारत की 1951 में हुई थी। तो यदि आपसे पूछे कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है, तो वो है आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने थे? ठीक है, इसमें जो ये करंट का है आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुरानी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका दुर्गेश पाठक। क्या होगा? दुर्गेश पाठक इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, एशियाई खेलों के 2018 में कुल कितने सपोर्ट थे? ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भूटिया जनजाति, एक जनजाति सिक्किम की भूटिया जनजाति, उस भूटिया जनजाति के द्वारा दिसंबर माह में सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में ये जो है लोसांग महोत्सव ये मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? भूटिया जनजाति के द्वारा। भूटिया जनजाति के द्वारा दिसंबर माह में। कौन सा माह में? दिसंबर माह में सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में, सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। कौन सा? लोसांग महोत्सव। अब यहां पर बात करें असम की, तो असम देखिए यहां पर एक त्योहार है अंबुवाची का मेला। त्योहार या मेला बोल सकते हैं, अंबुवाची का मेला, जो कि असम का क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान की क्या प्रसिद्ध है? गणगौर। क्या प्रसिद्ध है? राजस्थान की गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? असम का अंबुवाची मेला प्रसिद्ध है, राजस्थान की गणगौर, और सिक्किम का जो लोसांग महोत्सव है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है। तो किसकी है? यहां पर सबसे पहले हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन की। किसकी है?
ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो कितनी होती है, न्यूनतम होती है। अब यहां पर ध्यान रखने लायक बात है, किसी भी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। किसके समानुपाती, R समानुपाती A की पावर 1/3। R क्या है, ये नाभिक की त्रिज्या है, और A क्या है, ये नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। समानुपाती हटाएंगे तो यहां पर स्थिरांक आ जाएगा R0 की A की पावर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या इनमें से न्यूनतम है, वो आपकी ऑक्सीजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। क्या है, आत्मनिर्भर और पूर्ण है। अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्यवर्धित उत्पादों तक यहां किस उद्योग की बात हो रही है। देखिए, उद्योग के बारे में बताइए, सीधा सीधा भी प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर प्रश्न में ज्यादा लाइनें डालकर इस प्रश्न को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। देखिए, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है, उस उद्योग के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। तो ध्यान से देखिए, जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्यवर्धित उत्पादों तक यहां किस उद्योग की बात हो रही है। तो यहां पर जो बात हो रही है वो आपके सूती वस्त्र उद्योग की बात हो रही है, वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बात करें, जो वस्त्र उद्योग है ये रेलवे के बाद रोजगार देने में दूसरे स्थान पर है। और बात करें सूती वस्त्र जो मिल है, सूती वस्त्र मिल, ये सबसे पहले 1854 में कहां पर स्थापित की गई थी, बंबई में स्थापित की गई थी। ये जरूर ध्यान रख लेना, सूती वस्त्र मिल जो है वो 1854 में सबसे पहले कहां पर स्थापित की गई, बंबई में स्थापित की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, व्यक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय, कौन सी आय, व्यक्तिक प्रयोज्य आय बराबर किसकी होगी, व्यक्तिक जो आय होती है उसके बराबर, उसमें से घटाया जाएगा व्यक्ति की जो कर अदायगी है और गैर कर अदायगी है, इन दोनों को। आई बात समझ में। तो किसके बारे में बात कर रहे थे, व्यक्तिक प्रयोज्य आय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित रिक्त स्थान होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा है ये जबड़े रहित क्या होता है, कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेटा होते हैं, कशेरुकी होते हैं। इनके वर्गीकरण की बात करें तो इनके वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं, एक तो मछली वर्ग आएगा आपका, एक आपका सरीसृप हो गया, कौन सा हो गया, सरीसृप, एक आपका एम्फीबिया हो गया, एम्फीबिया, और एक आपका हो गया सरीसृप। ठीक है, सरीसृप, ये इस वर्ग के अंतर्गत, कशेरुकी के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। मछली वर्ग हो गया, ठीक है, और एम्फीबिया हो गया, और सरीसृप हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई। जो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, एनडीसी की स्थापना की गई थी। अब बात करें इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो भी उस पद पर होगा, उस समय प्रधानमंत्री के पद पर होगा, वो एनडीसी का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसके हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, कहां पर है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
अब यदि आपसे पूछे कि एनडीसी की पहली बैठक कब हुई थी, तो एनडीसी की जो पहली बैठक हुई थी वो नवंबर 1952 में हुई थी। प्रथम बैठक, किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम बैठक। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। किसकी? एनडीसी की अध्यक्षता की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, किसके बारे में? एनडीसी के बारे में के संथानम ने कहा था। किसने कहा था? के संथानम। ये नाम याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के संथानम ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? के संथानम ने दी थी। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? एनडीसी का केंद्र व राज्य और योजना के बीच सेतु की तरह कार्य करना, यह किसका कार्य होता है? एनडीसी का। तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1952, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एनडीसी की जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। इसकी प्रथम बैठक नवंबर 1952 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका अध्यक्ष उस समय जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होगा, वो एनडीसी का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके बाद बात करें, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही प्रश्न है कि सुपर कैबिनेट की संज्ञा राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने दी? तो किसने दी थी? के संथानम ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? गुरु पंकज चरण दास की बात कर रहे हैं। तो ये है यहां पर ओडिसी की। किसके हैं? ओडिसी। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किसके? ओडिसी के। इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में गुरु पंकज चरण दास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चोल काल के दौरान मुवेद वेलन और अरैयार रिक्त स्थान की उपाधियां थी। तो किसकी उपाधियां थी? धनी भूस्वामियों की ये क्या थी? उपाधियां थी। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। किसके दौरान? चोल काल के दौरान। और चोल प्रशासन की यदि हम बात करें या चोल काल की हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य का या चोल शासन का एक प्रमुख विशेषता है। क्या स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता है? इस समय जो भूमि दान में दी जाती थी, किसको? ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसमें दो प्रकार की होती थी। एक तो दी जाती थी कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि, और इस कर मुक्त भूमि को क्या बोला जाता था? चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम बोला जाता था। ब्राह्मणों को कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था कर चतुर्वेदी मंगलम, और एक ब्राह्मणों को दान में जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता ब्रह्मदेव। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेव बोला जाता था। और एक स्थानीय स्वशासन जो है चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। और ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी वो थी आपकी चतुर्वेदी मंगलम, और दान में जो भूमि दी जाती थी ब्राह्मणों को वो थी आपकी ब्रह्मदेव। तो यहां पर ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? भारत को पश्चिम दिशा से कौन सा जल निकाय घेरता है? तो यहां पर कौन सा होगा आपका? अरब सागर होगा। कौन सा होगा? अरब सागर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरब सागर घेर। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, एक सालसेट द्वीप है। कौन सा? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है और ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यहां पर आपको प्रश्न में पूछा गया है और आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है कृषि का विकास करना। किसके बारे में पूछा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसका कार्यकाल कितना था? 1951 से 56। यदि पूछे किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अब इस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान 51 से 56 तक कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं या किस किस विभाग की स्थापना हुई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्वतंत्र भारत का लिखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? सिंदरी में स्थापित किया गया। कब? 1951। कहने का मतलब इसी योजना के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना सिंदरी में 1951 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। इसके बाद हम बात करें 1952 की, 2 अक्टूबर 1952 की हम बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952। सबसे पहले ध्यान रखना है किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आई बात समझ में? इसके बाद इसी समय 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। कौन से विभाग की? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके समय कौन कौन से पॉइंट ऐसे बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं कि इसका कार्यकाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 51 से 56 तक था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके समय कौन कौन से कार्य हुए? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कारखाना था वो सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई अमेरिका के सहयोग से। इसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? यहां पर किसकी बात कर रही है? यूपीएससी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूपीएससी की बात कर रहे हैं। और हम बात करते हैं यहां पर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले बात करते हैं हमारा प्रश्न का आंसर ही कि किस भाग में है। यह है आपकी भाग 14 में, 315 से 323 के आर्टिकल में, अनुच्छेद 315 से 323 तक। अब बात करें कि जो आर्टिकल 315 है उसमें आपका यूपीएससी है और इसी के साथ आर्टिकल आपका 315(1) है, उसमें क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग। क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग। ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रख लेना। 315 में क्या है? आपकी यूपीएससी और 315(1) में क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग। इसको देखिए, यहां पर अच्छे से पढ़िए, यूपीएससी। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो एक अधिनियम था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी के आधार पर यहां पर एक आयोग था, ली आयोग। इस ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था
उस अधिनियम के अंतर्गत ली आयोग के द्वारा सिफारिश की गई और तब जाकर क्या हुआ, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रोसबर्गर, बर्गर नहीं बर्कर, सर रोसबर्गर, ये इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। अब आप पूछोगे कि ये तो अंग्रेज थे। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे H.N. कृपलानी। कौन थे? H.N. कृपलानी इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आपके हैं मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूपीएससी कार्य क्या करता है? ये सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाता है। क्या करवाता है? एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसके सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। यूपीएससी का कार्यकाल की बात करें इसके अध्यक्षों का, तो वो आपका 6 या 65 वर्ष, 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो यहां पर हमने पढ़ा यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में। प्रथम अध्यक्ष थे सर रोसबर्गर और प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे H.N. कृपलानी और वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी। इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी। तो ये थे आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अब किए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न बनते थे वो सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब बात आती है कि सर हमें ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो सबसे पहले बता दूं आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से, इस पर ये जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसी के साथ आप जिस भी चीज़ की मांग करते हैं, जैसे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी पेपर जो है वो सभी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना? डाउनलोड। यदि आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसको डाउनलोड कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे बताएं, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।